लोग कहेंगे कि अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, ये सब होता है, लेकिन मेरे मानने में जो है, मेरी समझ में जो है, सिर्फ दो तरीके के एक्टर्स होते हैं। एक होता है ट्रेंड और एक होता है अनट्रेंड। जैसे एक आई करके एक मूवी आई थी साउथ की, तो उसके अंदर उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि उनको एक ड्रग दिया जाता है। अब उसके लिए उस एक्टर को भी अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी। आपने तो स्टेज पर और कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क देखिए, ये वैसा ही है कि रोटी आप घर में खाते हैं और रोटी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। यूट्यूब को हमने आज तक कभी भी OTT कैटेगरी में देखा ही नहीं था। एस्पिरेंट्स जैसी बड़ी वेब सीरीज यूट्यूब पे आई, तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस आ गए हैं, बट अब यही है कि आपको एज एन एक्टर ये सोचना पड़ेगा कि यार कि आपको जाना किस तरफ। आजकल ना एक शब्द बहुत सुनाई देता है, मेथड एक्टिंग। क्या होता है? पीयूष मिश्रा साहब कहते हैं कि सब बकवास बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि ही इज ऑल्सो ट्रेन्ड एक्टर, ही इज फ्रॉम NSD। अब उनसे ज्यादा कौन सीख सकता है? अगर 1st ऑफ द मंथ से आपने स्टार्ट किया और 31st ऑफ द मंथ का आपका शो है, तो 1st ऑफ द मंथ से करते करते वो सारा समअप जो है 31st ऑफ द मंथ को दिखाना है आपको, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। कोई रीटेक नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। यार आपका काम है एक्टिंग समझना, उसको जीना, बट उस पल में जब उसकी जरूरत है, उस क्षण में जब उसकी जरूरत है, तब नहीं जब उसकी जरूरत नहीं है, तब आपको उसके आसपास का काम करना है। जैसे हमारा जब हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल में क्लास वर्क करते थे। क्लास वर्क इज व्हाट यू आर देयर ऑन द स्टेज, होमवर्क इज व्हाट यू हैव टू डू टू बी प्रेजेंट ऑन द स्टेज। दोस्त, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें हम सबको एज ए टीम, एज ए बटालियन, एज ए कोर टीम काम करना है। ऐसे नहीं कि आपका थॉट अलग जा रहा है, मेरा अलग जा रहा है। दैट इज व्हाई स्क्रीन प्लेस। वेलकम टू टॉकिंग थ्रू एक्सप्लेनर्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गौरव देवगन से, जो आज हमें बताएंगे एक्टिंग के बारे में। गौरव जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले ये बताइए कि एक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? एक्टर्स सर बेसिकली हर चीज का अपना अपना टाइप होता है, राइट? जैसे खाने के बहुत सारे टाइप होते हैं और जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो एक्टर होते हैं उनका मेनली जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं बस। लोग कहेंगे कि अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, ये सब होता है, लेकिन मेरे मानने में जो है, मेरी समझ में जो है, सिर्फ 2 तरीके के एक्टर्स होते हैं। एक होता है ट्रेंड और एक होता है अनट्रेंड। अगर हम बात करें उन एक्टर्स की जो ट्रेंड है, तो वो अपनी ट्रेनिंग अलग अलग जगह से लेके आते हैं, अलग अलग परिवेश से लेके आते हैं, अलग अलग मेथड्स से लेकर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं। और कुछ होता है अनट्रेंड, यानी उन्होंने आज तक जिंदगी में जो ट्रेनिंग उनको मिली है, सो कॉल्ड ट्रेनिंग मिली है, वो सिर्फ जिंदगी से मिली है। उनका हाव भाव, उनका चाल चलन, उनका सोचने का तरीका, जो उनकी रोजमर्रा लाइफ के अंदर है, वही उन्होंने समझा है, उसी को उन्होंने जिया है और उसी को उन्होंने पर्दे पे उतार दिया है। तो यही फर्क है एक ट्रेंड एक्टर में और अनट्रेंड एक्टर में। ट्रेंड एक्टर जो है वो ये समझ के आता है कि अब मेरा जो किरदार है, मुझे जो भी किरदार मिला है, वो किस परिवेश में रह रहा है, उसकी सोशल कंडीशन क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, और उसकी फिजिकल कंडीशन, जो उसकी सोशल इकोनॉमिक और मेंटल कंडीशन है, उसका उसके फिजिकल कंडीशन पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल के अंदर पाताल लोक की जो सीरीज आई है, उसके बारे में अगर हम देखें, तो जिस तरीके से उन्होंने एक लिंपिंग का दिया है कि पैर में दर्द रहता है, क्यों रह रहा है, या अगर हम दूसरी वेब सीरीज देखते हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जैसे एक आई करके एक मूवी आई थी साउथ की, तो उसके अंदर उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि उनको एक ड्रग दिया जाता है। अब उसके लिए उस एक्टर को भी अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी। जैसे भाग मिल्खा भाग के अंदर उनको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी, उनको बल्क करना पड़ा अपने आप को। रणवीर सिंह को पद्मावत के अंदर अपने आप को बल्क करना पड़ा। तो ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है। लेकिन अनट्रेंड एक्टर कौन होते हैं? अनट्रेंड एक्टर होते हैं जो कि सायराट के अंदर आपको दिखते हैं, जैसे आकाश तोमर हो गए या रिंकू राजगुरु हो गई। वो अनट्रेंड एक्टर हैं जिन्होंने जिंदगी से चीजें ली हैं। उन्होंने प्रॉपर किसी स्कूल में जाके या स्कूल ऑफ एक्टिंग में जाके नहीं सीखा है। उन्होंने सिर्फ ये सीखा है कि जिंदगी के अंदर मुझे दुख हो रहा है, तो मैं किस तरीके से अपने आप को उसके अंदर जेल कर सकती हूँ, उस इमोशन के अंदर जेल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम बात करते हैं आज के ज़माने में मुझे सबसे बढ़िया जो अनट्रेंड एक्टर लगते हैं वो है दिलजीत दोसांझ जी। क्यों? क्योंकि वो एक किसी भी स्कूल से नहीं आए हैं,
ना NSD गए हैं, ना MPSD गए हैं, ना ही राडा गए हैं, ना किसी ऐसे स्कूल में गए जहाँ जाके आपको प्रॉपर 2-3 साल गूढ़ी एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो एक्चुअल में जिंदगी की जितनी स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, किस तरीके से उनको कोप अप किया जाता है, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बैलेंस करते 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 वो आए हैं। आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, आप हिंदी बॉलीवुड की फिल्में देख लो या उनकी पंजाबी फिल्में देख लो, उसके अंदर भी उनका जो एक फ्लेवर आता है पंजाबी का, वो इस तरीके से है कि छोटे छोटे डायलॉग्स हैं। अब वो उनकी फिल्म आई थी जट एंड जूलियट, उसमें एक सीन होता है, एक सिचुएशन होती है कि वो बाहर जाते हैं लड़की को ढूंढने के लिए, और वहां पे उस लड़की की जगह कोई और लड़की होती है जिसका डील डॉल और फिजिकल जो होता है वो उस तरीके का नहीं होता जैसे उन्होंने सोचा होता है। उनको लगा था बड़ी खूबसूरत लड़की होगी, वो सब होगा, और वहां जाते हैं देखते हैं बिल्कुल उल्टा होता है। और वो लड़की, इनका जॉब होता है कि उस लड़की को पटा के इंडिया वापस लेके आना है। और होता ये है कि जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं भाई लड़की तो बिल्कुल ही उलट है, जैसे मैंने सोची थी वैसे तो है ही नहीं। तो फिर वो अचानक से ना एक सिंपल सा एक लाइन बोलते हैं ऊपर देख के, बाबा जी मैं आजकल देख रहा तुझे बड़ा स्वाद लेने हो। अब इस चीज को करने के लिए कोई ट्रेंड एक्टर होगा, वो कहेगा यार मुझे ना अपनी पिच थोड़ी डाउन करनी चाहिए, मुझे ना अंडर पिच में बात करना चाहिए। पापा जी मैं देखना तुझे बड़ा स्वाद लेने हो, ये अंडर पिच हो गया। एक नॉर्मल पिच, बाबा जी मैं देखना तुझे बड़ा स्वाद लेने हो। एक हाई पिच, बाबा जी मैं देखना तुझे बड़ा स्वाद लेने हो। बट उन्होंने किसी भी स्कूल से ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, ये उनका इमोशन है अंदर का। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ट्रेन्ड एक्टर एंड अनट्रेन्ड एक्टर। कि अनट्रेन्ड एक्टर जो है वो अननोइंगली, जैसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियसली सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठती रहती है, उसी तरीके से वो जिंदगी की जितनी उतार चढ़ाव है उनको अपने दिमाग में बैठाता रहता है, और उनको जब वहां जरूरत है वो उसके दिमाग से निकल आता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी भी स्कूल के नर्सरी विंग में आप चले जाओ, जहां पर आपको बच्चे, उनको कोई एक्टिविटी करवाओगे आप, वो आपको उस तरीके का रिप्लाई दे देंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको इसलिए बड़े क्यूट भी लगते हो क्योंकि उन्होंने वो फील किया है। आप रील्स देखेंगे, एक लड़की है, उसको बोल रहे हैं कि तुम जो है आइसक्रीम नहीं खाओगे, वो रोती है, और फिर वो अचानक से बोलता है मैं तो मजाक कर रही थी, वो कहती है हाँ मैं भी तो मजाक कर रही थी, निक ऑफ अ सेकंड के अंदर। तो ये अनट्रेन्ड एक्टर्स ही हैं जो उसी वक्त उसी सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं वो समझ निकालते हैं। कई बार ट्रेन्ड एक्टर्स ये नहीं कर पाते। इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी साहब ने भी एक बार ये कहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ एक फिल्म देखने के लिए गए, उन्होंने कहा कि ये एक्टर जो है ये बहुत ट्रेन्ड एक्टर है। जब बाद में पता चला तो वो नॉन एक्टर निकला, जो नॉन एक्टर की कैटेगरी होती है जिसके अंदर ट्रेनिंग नहीं है। तो एक यही फर्क है। और एक्टर्स के लिए चैलेंज क्या होता है, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, यू गो ऑन एनी जॉब, वहां पर आपको अपनी ट्रेनिंग भूलनी पड़ती है, अदरवाइज आप उस जॉब के साथ न्याय कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने तो स्टेज पर और कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क देखिए, ये वैसा ही है कि रोटी आप घर में खाते हैं और रोटी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो जो घर का कंफर्ट होता है वो आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत सारी और सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट का कंफर्ट होता है वो आपको घर पे नहीं मिलता, क्योंकि घर के अंदर आपकी वही एक थाली होगी और वो आपके सामने आई, उसमें कटोरी होगी, रोटी होगी, चावल होंगे, वो सब होगा। अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, आपके पास एक थाली सजी हुई आती है जिसको हम कहते हैं प्लेटर, ठीक है, गार्निश करके आपको दिया जाता है, ऊपर एक धनिया का छोटा सा पत्ता डाला जाता है, और आपको दिखने में इतना अम्यूजिंग लगता है कि आपकी एपेटाइट और इंक्रीज हो जाती है, राइट। उसी तरीके से कैमरा एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग, इसमें फर्क सिंपल सा है कि कैमरा की जो एक्टिंग है वो सारी इस तरीके से की जाती है कि आपकी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन्स जो हैं उनके ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट हैं। स्टेज की एक्टिंग, आज से अगर हम बात करें 200-300 साल पहले, थिएटर तो शुरू हो गया था, क्योंकि हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो तो 2500 साल पुराना तकरीबन जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। लेकिन तब भी नाटक तो शुरू हो गया था। तो तब कैसे होता था नाटक? तब मशाले जला के होता था। तब तो हमारे पास कोई ऐसी फोकस लाइट, पार लाइट, पीसी लाइट नहीं थी, लेकिन तब मशाले जला के होता था, या दिन में होते थे नाटक। जैसे हम देखते हैं ग्रीक में जो एरिनास देखते हैं या एम्फी थिएटर्स देखते हैं, रोमन में देखते हैं, तो वहां पर इसी तरीके से होते थे, दिन में होते थे, नहीं तो रात में होते थे मशाले जलाकर। तो इसी तरीके से थिएटर के अंदर जब कोई भी सिनेरियो होता है, कोई भी सीन होता है, कोई भी रिहर्सल होती है,
उस पे एक्टिंग डिपेंडेंट होती है। फिल्म के अंदर टेक्निक्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर एक्टिंग डिपेंड होती है। अगर आपका एक सिनेरियो है, एक सीन है जिसके अंदर आपने एक सामने वाले को एक वाइड शॉट के अंदर सिर्फ 2 ही एक्टर्स हैं और उसके अंदर आपने उससे बात करनी है, आपने जितना हाथ उठाया वाइड के अंदर उतना ही आप क्लोज में उठाएंगे, वरना आपके एडिट टेबल के अंदर एक जंप लग जाएगा, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ये तो जंप लग रहा है। रीजन बीइंग कि वो ऐसा लगेगा कि कुछ अलग हो गया। तो इसी वजह से कहते हैं कि सिनेमा की एक्टिंग में यू हैव टू बी मोर आपकी जो मेमोराइज करने की शक्ति होती है वो इतनी होनी चाहिए कि अगर आपने हाथ उठाया, आपने शक्ल उठाई, आपने आंख उठाई, तो जब आप सेम टेक देंगे क्लोज शॉट के अंदर या एक्सट्रीम क्लोज शॉट के अंदर, तो आपका वही उसी एंगल पे आपका हाथ उठना चाहिए, उसी एंगल पे आपकी आंख उठनी चाहिए। जब आप स्टेज पे एक्टिंग जाते हैं वहां पर आपका प्रोजेक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। रीजन बीइंग कि आपके सामने एक ऑडियंस है जो आपसे तकरीबन 15 फुट दूर, 20 फुट दूर बैठी हुई है और उस तक आखिरी जो फुट है, 20वां फुट है, वहां तक आपको आवाज पहुंचानी है, वहां तक आपको अपने जेस्चर्स कन्वे करने हैं। तो इसीलिए जितनी रिहर्सल के अंदर आप अपनी फिजिकल एक्टिंग पे ध्यान देते हैं, आप अपनी वॉइस प्रोजेक्शन पे ध्यान देते हैं, आप अपने इमोशन पे ध्यान देते हैं, वो सब का सम अप, वो अगर 1st ऑफ द मंथ से आपने स्टार्ट किया और 31st ऑफ द मंथ को आपका शो है, तो 1st ऑफ द मंथ से करते करते वो सारा सम अप जो है 31st ऑफ द मंथ को दिखाना है आपको, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर। कोई रीटेक नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। सो दैट इज द डिफरेंस। सिंपल शब्दों में कहूं, स्क्रीन एक्टिंग इज द डायरेक्टर्स एक्टिंग, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, क्योंकि एडिट टेबल पे डायरेक्टर जो करना चाहता है वो कर देगा अगर आपने उसकी तरीके से चीजें करी हैं तो। नहीं करी तो फिर उसको प्रोजेक्ट बचाना तो उसको अलग तरीके से करेगा। लेकिन स्टेज पे एक्टर जो होता है वो भगवान हो जाता है। इसीलिए स्टेज को एक्टर्स मीडियम कहते हैं और स्क्रीन को डायरेक्टर्स मीडियम कहते हैं, ताकि वो डायरेक्टर जो है उसने 1 महीने आपको कुछ भी कराया, उसके बाद आप हैं सर्वोसर्व। आप स्टेज पे गए, 1 घंटे में आपने अच्छा किया बुरा किया, दैट इज योर कॉल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन स्टेज एक्टिंग एंड स्क्रीन एक्टिंग। ओके। एंड वेस्टर्न कंट्रीज में या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन के स्टेज शोज होते हैं जी, है ना, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो रहे हो, लंदन में हो रहे हो, राइट। इंडिया में ये सब होता है या वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू मेनी कंस्ट्रेंट्स? देखिए एक्चुअली क्या है, ये कंस्ट्रेंट जो है ना ये हम लोगों के खुद के डेवलप किए हुए हैं। उसका रीजन क्या है कि हम लोग जब थिएटर जाते हैं, क्योंकि पहले थिएटर ही होता था, वो किसी भी आप रीजनल उसमें देख लीजिए, रीजन में देख लीजिए, जैसे मराठी थिएटर है या बंगाली थिएटर है, लिटरेचर रिच जो होता है, पंजाबी थिएटर है, इनफैक्ट जो हिंदी थिएटर है, हिंदी, बंगाली, मराठी, इस सबसे पहले संस्कृत थिएटर हुआ करता था, क्योंकि नाट्य शास्त्र जो है वो पूरा लिखा ही संस्कृत के अंदर गया है। और उसके बाद संस्कृत के अंदर ही प्लेज होते थे। जो हमारा पहला प्ले है समुद्र मंथन या अमृत मंथन, वो संस्कृत के अंदर ही लिखा गया था। उस लैंग्वेज को धीरे 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 इस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया कि जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं वो भी उसको समझ पाए, उसको देख पाए और उससे कोई ज्ञान ले पाए या उससे कोई सीख ले पाए। क्योंकि पहले थिएटर जो था वो एक मीडियम था टू एजुकेट पीपल। अब जब हम बात करते हैं इनके लेवल की, वो लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता आ गया। लेकिन फिर जैसे ही मूविंग स्क्रीन्स आए, एज इन जब हम बात करते हैं कि फिल्म्स आई, जिसके अंदर पहले जो थी वो साइलेंट फिल्म्स थी, फिर टॉकीज आ गई जिसको टॉकिंग फिल्म्स बोलते थे, आवाज बोलते थे। उसके बाद जब लोगों ने देखा यार कि धीरे धीरे करके एक ऐसी चीज हो सकती है जहां पर मुझे बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनका टाइम रिस्ट्रेंट करके नहीं रखना, एक्टर्स को मैं वो चीज करके रख ली। अब उसी चीज को मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार उसको दिखा सकता हूँ, यानी उसको रीयूज कर सकता हूँ। तो हम कोई भी चीज ऐसी हो जिसको रीयूज कर सकते हैं उसको तवज्जो देते हैं, राइट। मिसाल के तौर पे हमारी गाड़ी हमने 1 बार खरीदी तो हम उसको हर बार रीयूज करते हैं, राइट। उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। सिमिलरली कोई भी पीस, कोई भी आर्ट होता है, उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती रहती है, क्योंकि उसके अलहदा कोई नई चीज क्रिएट हो जाएगी उसके साथ साथ, उसके आगे। अब जब हम लेवल की बात करते हैं तो इसी वजह से थिएटर का जो लेवल है
वो बढ़ते 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 एक जगह आके स्टैग्नेंट हो गए। रीजन बीइंग जब फिल्म्स आ गई। जब ब्रॉडवे की हम बात करते हैं या दूसरे शोज की बात करते हैं, वहां पे थिएटर को तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से या अपने कुछ ऐसे चीजों को सामने पोर्ट्रे करते हैं जो लोगों को टच करती है। अब आज के जमाने में वापस से वो चीज इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई है। जैसे आप बड़े शोज देखते हैं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स था, वहां पर आप शोज देखते थे, वहां पे जंगूरा था, वहां पर झुमरू था, उस तरीके के शोज आए थे। अब मुगल आजम जो है, जो फिरोज बादशाह जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है। अब जैसे नीता अंबानी जी जो है उन्होंने अपना कल्चरल सेंटर जो स्टार्ट किया है, उसके अंदर राजाधिराज करके एक शो है जो कृष्ण के ऊपर है, उनकी लाइफ के ऊपर, उनके जितने भी मिरेकल्स थे या उनके जो भी चैलेंजेस थे उसको शो करता है। तो इस तरीके की चीजें दोबारा से स्टार्ट हुई हैं। देखिए पॉइंट यही है कि किसी को एक दायित्व लेना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अब नीता जी जो आके शोज नहीं करती हैं, राइट, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, तो प्लेटफॉर्म आएगा तो सारे लोग जो कर सकते हैं, जो केपेबल हैं, वो आगे आते हैं। तो एवरीवन नीड्स अ प्लेटफॉर्म, दैट इज द बेसिक थिंग। जब हम ब्रॉडवे की बात करते हैं तो वहां पे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उस चीज को सस्टेन किया गया, राइट। और इनफैक्ट यहां तक कहा जाता है कि ब्रॉडवे के अंदर एक बार अगर किसी एक्टर का सबमिशन हो जाता है या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर वो रिटायर होकर ही वहां से निकलता है। हालांकि ऐसी कंडीशन अभी तक फिलहाल भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं हमारे पास एंटरटेनमेंट के, इसी वजह से। लेकिन स्टिल मजे की बात यह है, इन सब चैलेंजेस से होते हुए, पतली गलियों से निकलते हुए, फिर भी थिएटर सर्वाइव कर रहा है। आज भी लोग थिएटर शोज देखने जा रहे हैं। भारंगम जो है, भारत रंग महोत्सव, जो एनएसडी का सबसे बड़ा महोत्सव है, वो चल रहा है। लोग वहां पर आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि थिएटर के अंदर आपको इंटरेक्शन मिल जाती है, एक लाइव मीडियम मिल जाता है। उन 1.5 घंटे के लिए आप उस चीज को जी जाते हैं। तो ये फर्क है। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट एक्टिंग एज अ करियर। जी। तो पहले तो या तो टेलीविजन था या थिएटर था या फिल्म्स था। बिल्कुल। अब एक एक्स्ट्रा मीडियम भी आ गया है, OTT, राइट? सो हैज दैट मेड एन एक्टर्स करियर मोर वायबल एंड सस्टेनेबल? देखिए एक्चुअली क्या है, मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने भी शुरुआत ही करी है। लेकिन जितना मैंने समझा है अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने काम को करते हुए, मुझे ऐसा समझ में आता है कि नो डाउट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, नो डाउट आपके एवेन्यूज बहुत ओपन हो गए हैं, बट उसके अंदर भी, जिसको जैसे हम कहते हैं कि यार जो CA होता है ना, वो 1% जो होता है वही पास होते हैं, वो क्रीमी लेयर होते हैं। या जो IAS हैं, IFS हैं, IRS हैं, IPS हैं, वो क्रीमी लेयर वाले होते हैं। तो ये क्रीमी लेयर जो है, ये हर दफा, हर जगह, हर एरा में बरकरार रहेगी, जिसको हम फिल्म बोलते हैं, राइट। और जो हमारे OTT हैं, इनफैक्ट OTT के अलावा भी आज की डेट में ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, लोग उस पर अपने आप को प्रोजेक्ट करके आज की डेट में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लोग जो हैं यूट्यूब पर कंटेंट डालकर, क्योंकि यूट्यूब को हमने आज तक कभी भी OTT की कैटेगरी में देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था, लेकिन लोग यूट्यूब से भी चैनल बनाकर अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपनी चीजों को दिखा पा रहे हैं, कन्वे कर पा रहे हैं। वो एक फ्री माध्यम है। एस्पिरेंट्स जैसी बड़ी वेब सीरीज यूट्यूब पे आई, कोटा जैसी सीरीज वो यूट्यूब पे आई, उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे गई, उसके बाद वो अमेज़न पे गई। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस आ गए हैं, बट अब यही है कि आपको एज एन एक्टर ये सोचना पड़ेगा कि यार कि आपको जाना किस तरफ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ OTT पे गए तो आप सिर्फ OTT पे रहेंगे, आप फिल्म में भी जा सकते हैं, बट देन अगेन एवरी रोड लीड्स टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। वहां से आप आगे कैसे जाएंगे, ये आपको सोचना है, और उसके लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा। आपको अपने आप को और ट्रेन करना पड़ेगा। वो भले आप अपनी एज एन एक्टिंग, एज एन इंडिविजुअल की बात करें, या एज ए फिजिकल की बात करें, या नेटवर्किंग की बात करें, क्योंकि देखिए आप बिना लोगों से बातचीत किए, बिना लोगों से मिले, आप कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थिएटर करने के लिए आपको 4 लोग चाहिए, फिल्म दिखाने के लिए और फिल्म बनाने के लिए भी आपको 4 लोग चाहिए। तो इसीलिए मीडियम्स बहुत सारे हैं, एक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। वो कभी भी किसी भी मीडियम, कोई भी मीडियम, किसी भी मीडियम को ओवरकम नहीं करता।
वो अपनी जगह बना लेता है। उसी तरीके से हर एक्टर हर मीडियम में अपनी जगह बना लेता है, और जो आज की डेट में बना रहा है, जो मुझे दिख रहा है। Right. Another question is that in the 1970s, 80s, some part of 90s, we had this parallel cinema, and many people made their careers through it. उन्होंने मेन स्ट्रीम सो वर्ल्ड सिनेमा में भी काम किया, बट अब वो चीज इतनी कम क्यों हो गई है? एक्चुअली मैंने इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। वो चीज हम लोगों की वजह से कम हुई है। हम लोग अपनी जिंदगी में हम वो पैरेलल सिनेमा हैं ऑलरेडी, राइट। मैं वो चीज जी रहा हूँ। ओमपुरी साहब की एक फिल्म थी जिसके अंदर हम हमेशा से, अगर आज की जनरेशन की बात करूँ या हमारी जनरेशन की बात करें, तो ओमपुरी साहब को हमने ऐसी फिल्मों में देखा जहाँ विलन थे या वो एंटी हीरो थे, राइट। बट उनकी एक फिल्म थी धारावी। धारावी के अंदर वो टैक्सी ड्राइवर का रोल करते हैं। अब वो एक पैरेलल सिनेमा थी जिसके अंदर एक ऐसा इंसान, एक ऐसे शख्स की बात बता रहे हैं जो टैक्सी ड्राइव करता है, धारावी में रहता है, लेकिन माधुरी दीक्षित को एज ए गर्लफ्रेंड अपने ख्वाबों देखता है। अब ये तो हर इंसान की जिंदगी का सत्य है। वो हर एक का सत्य यही है कि यार मैं भले ही ऐसे लोअर लेवल पे हूँ जहाँ मैं बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ऐसी चीज नहीं अचीव कर पा रहा हूँ जो मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं सोच तो सकता हूँ। वही पैरेलल सिनेमा हमें वहां दर्शाया जाता था, हम उससे कनेक्ट कर जाते थे, अलग लगता था यही चीजें। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, टाइम्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। लोग कहते हैं यार मैं अगर पैरेलल सिनेमा देखूंगा तो फिर मैं तो वही जी रहा हूँ। अगर मुझे जाके सिटी लाइट्स में ये देखना है कि एक इंसान जो है वो बेचारा किसी गांव से उठकर आया और उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन फिर भी उसने समहाउ अपने स्ट्रगल्स, अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी फैमिली को जो है सिक्योर कर दिया, जो राजकुमार राव साहब ने बहुत फैंटास्टिक काम किया उसके अंदर। और पत्रलेखा जो उनकी वाइफ है, उन्होंने भी उनके साथ उसमें काम किया है। बहुत जबरदस्त फिल्म है। बट मुझे समझ में आता है कि लोग वो पैरेलल सिनेमा इसलिए कम देखना चाहते हैं क्योंकि उनको उसमें वो सत्य दिखता है जो उनके आसपास है। और लोग कहते हैं यार ऑलरेडी इतनी टेंशन है, वो आप कभी कभी देख सकते हैं बिकॉज उसके अंदर एक्टिंग का काम, उसके अंदर क्राफ्ट का काम इतना जबरदस्त होता है जो आपको दूसरी मसाला फिल्म या मल्टी स्टार फिल्म में नहीं दिखता। बट देन अगेन वो पैरेलल सिनेमा सरवाइव इसलिए नहीं कर पा रहा या इसलिए इतना ज्यादा आगे नहीं आ पा रहा क्योंकि ऑलरेडी लोगों की जिंदगी के अंदर वो चीज चल रही है। तो इसलिए लोग कहते हैं यार 3 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए मुझे कुछ देखना है तो मैं वो देखूं जो थोड़ा मुझे रिलैक्स करेगा या मुझे थ्रिल देगा या एंटरटेन करेगा। ऐसा ना होना कि मैं जब बाहर आऊं ऑडिटोरियम से तो मेरा दिमाग और हैवी हो जाए, क्योंकि बाहर आके मुझे देखना क्या है, कल सुबह मुझे मेरे बेटे को उठाना है और उसको स्कूल भेजना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मेरे बॉस के टास्क जो है कंप्लीट करना है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको ये देखना है मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मुझे उसको हैंडल करना है। भैया मुझे अपने घर के अंदर राशन मंगवाना है, मुझे सुबेरे मेट्रो पकड़ के जाना है, फिर वहां से बस पकड़ के जाना है, उसी भीड़ भाड़ के अंदर जाना है। तो वो टेंशन तो मेरी जिंदगी में ऑलरेडी है यार दोस्त। इसके अलहदा अगर हम गाँव की बात करें तो वहां के लोगों को तो सिनेमा और इससे कोई मतलब ही नहीं है। वहां के जो लोग हैं वो भले फोन के अंदर उनके पास इंटरनेट है, लेकिन आप आज भी देखेंगे तो वो जब सीजन होता है तो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। कितने सारे ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूं जो पढ़ रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, लेकिन जब समय आता है तो गांव जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो उनका सत्य है वो कहते हैं यार मैं उस सत्य को जी रहा हूँ ऑलरेडी। मैं पैरेलल सिनेमा देखूंगा तो वही चीजें मेरे लिए तो नया नहीं है, ये हम जैसों के लिए नया हो जाता है। तो इस वजह से वो कहते हैं यार मैं थोड़ा सा एंटरटेन हो जाऊं। हालांकि वही जैसे मैंने बोला कि हर सिनेमा की, हर मीडियम की अपनी जगह है, पैरेलल सिनेमा की अपनी जगह है, और जो हमारा मसाला सिनेमा है, एंटरटेनिंग है, वो एंटरटेनमेंट है, वो उसकी अपनी जगह है। तो दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स प्लेस है ना, एंड यहाँ पे सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आई मीन साउथ में है 3-4, मलयालम सिनेमा तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। वी हैव बंगाली movies, we have Assamese movies, we have Bhojpuri movies. There are some actors who have done well in more than one industry or even 2 industries. तो उनमें ऐसा स्पेशल क्या है? देखिए सच बोलूं तो कभी भी कोई
इंसान जो होता है वो हमेशा चाहता है कि मैं उस चीज को पा जाऊं जो सर्वोपरि है, राइट? अगेन द क्रीमी लेयर, एवरीबडी वांट्स टू बी इन द क्रीमी लेयर, राइट? बट देन व्हेन यू थिंक दैट कि यार अब मुझे इस क्रीमी लेयर के अंदर मैं पहुंच भी गया हूँ, लेकिन मुझे वहां वो चीज नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि जैसे हमको देखने के अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, उसी तरीके से जो एक्टर वो चीज कर रहा है उसको उसके अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, आप पेट भरने के लिए खिचड़ी दलिया खा सकते हैं, लेकिन आपको स्वाद के लिए दाल मखनी चाहिए, राइट? तो हर एक्टर को, हर टेक्नीशियंस को, हर डायरेक्टर को एक स्वाद चाहिए अपने काम के अंदर। तो जब उनको उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे वो स्वाद नहीं मिलता है, तो देन दे स्टार्ट सर्चिंग अराउंड, राइट? अब इस वजह से क्या होता है कि जितने सारे बड़े नाम आप देखेंगे, जैसे शूल के सयाजी शिंदे साहब हैं, जो मराठी के अच्छे खासे एक नामी एक्टर हैं, जिन्होंने कितनी सारी मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में एक्टिंग करी है। जो हमारे आशुतोष राणा साहब हैं, उन्होंने भी इस तरीके से दूसरी लैंग्वेजेस की रीजनल सिनेमा की फिल्मों में एक्टिंग करी है, साउथ की फिल्मों में एक्टिंग करी है। आशीष विद्यार्थी साहब हैं, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, एंड आई लव हिम टू द कोर, क्योंकि वो ऐसे एक्टर हैं कि उन्होंने हर तरीके के रोल किए और वर्सेटाइल है, जबरदस्त काम करते हैं। नॉट बिकॉज कि उनको काम करना है, क्योंकि उनको स्वाद चाहिए और वो चीज उनकी एक्टिंग में दिखती है। आप सयाजी शिंदे साहब जो है वो मराठी के एक्टर हैं, अब वो मलयालम फिल्मों में जाके, तेलुगु फिल्मों में जाके काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि काम नहीं मिल रहा, काम उनके पास बहुत है, मराठी में भी है, बॉलीवुड में भी है, हर जगह काम है उनके पास। लेकिन एक एक्टर का सेटिस्फैक्शन होता है कि मुझे कुछ नया करना है। वही चीज आशीष विद्यार्थी सर के साथ है, वही आशुतोष राणा सर के साथ है, जो उन्होंने अलग अलग फिल्मों में काम किया। ऐसे अजय देवगन साहब ने भी तो काम किया है, कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम किया है। डायरेक्टर्स की बात करें तो प्रियदर्शन साहब, वो कहाँ साउथ फिल्में बनाते थे, वो आगे हिंदी फिल्मों के अंदर, जहां उन्होंने कॉमेडी की एक रेंज क्रिएट कर दी, राइट? हम राम गोपाल वर्मा साहब की बात करते हैं, तो वो साउथ के अंदर फिल्म्स बनाते थे, सत्या जैसी फिल्में, शिवा जैसी फिल्में, इस तरीके की फिल्में उन्होंने बनाई है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टर्स कि वो जहाँ के काम करते हैं, डायरेक्टर्स भी करते हैं, डीओपी भी करते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जब हम कभी भी ना लोग समझ करते हैं यार इसको यहाँ काम नहीं मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है दोस्त। काम हर एक का हर एक के लिए हर जगह पे है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू बी सीन, राइट? यू हैव टू बी हर्ड। लेकिन आपको जब काम करने में मजा नहीं आने लगता ना, तब आपको लगता है यार अब कुछ चाहिए, और तो वो एक्स्ट्रा कुछ जब चाहिए होता है आपको, तो आप दूसरी चीजें ट्राई करते हो और वहां पे आपको मिल जाता है। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रीजनल सिनेमा या साउथ सिनेमा या बॉलीवुड, जिसको हम हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए हमको, उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है। तो उसी तरीके से अलग अलग जगहों को एक्सपीरियंस करने के लिए, मजा ढूंढने के लिए ये सारे एक्टर्स या डायरेक्टर्स या जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, वो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और इस तरीके से दूसरी जगहों पे जाके काम करते हैं। अच्छा गौरव, आजकल ना एक शब्द बहुत सुनाई देता है, मेथड एक्टिंग, क्या होता है ये? तो दीपांकर जी, एक्चुअली क्या होता है कि ये सारे ना अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर हम किसी भी स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, तो कोई कहता है कि इस रिलीजन को फॉलो करो, कोई कहता है इस तरीके से भगवान की पूजा करो, ऊपर वाले को याद करो, कोई बुद्धिज्म की बात करता है, कोई किसी चीज़ की बात करता है, कोई मेडिटेशन की बात करता है, कोई कहता है कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है तो आप जिम में जाके एक्सरसाइज करिए, कोई कहता है नहीं सुबह दौड़ लगाओ, कोई कहता है प्राणायाम करो, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, योगा करो। उसी तरीके से एक्टिंग को निकालने के लिए या एक्टिंग को दिखाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, या किसी चरित्र को, किरदार को धारण करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सो उस चीज के अंदर एक तरीका होता है मेथड एक्टिंग, जो कि जो डेवलप किया गया था वो किया गया था जो हमारे कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लाविस्की जी हैं उनके द्वारा। उन्होंने ये मेथड एक्टिंग जो थी इन्वेंट करी थी, और इसके अंदर एक 7 क्वेश्चंस होते हैं एक एक्टर के लिए। हु एम आई, वेयर एम आई, व्हाट एम आई, व्हाई एम आई डूइंग दिस, एंड इस तरीके के 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब उन क्वेश्चंस के आधार पर एक एक्टर जो है अगर अपना नोट्स तैयार करता है तो उसको बोलते हैं मेथड एक्टिंग। अब लोग जो है वो मेथड एक्टिंग को बहुत अलग चीजें समझ लेते हैं। मेथड किसी को भी करने का तरीका
किसी भी चीज को करने का तरीका, और वो किस तरीके से की जाएगी, वो क्यों हो रही है, वो समझने का। अब हम अगर बात करते हैं कि लोग एक एक महीने के लिए एक्टर्स अपने आप को बंद कर लेते हैं, या इस तरीके उस इमोशन में जाने के लिए कहीं से सिमिलर इमोशन को लेके आने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर हम सही मायनों में समझें, एक जो नौकरी पेशा इंसान होता है, या एक इंसान जो अपना व्यवसाय कर रहा है, जिस तरीके से उसका एक धर्म है, उसकी एक ड्यूटी है, वो सुबह 9 बजे जाएगा, 6 बजे उसका लॉगआउट हो जाएगा, वो घर वापस आ जाएगा, फिर वो एक अलग इंसान है। फिर वो घर पे आके अपने मम्मी पापा को ये नहीं बोलता यस सर लेट्स हैव डिनर, राइट, वो ये बोलेगा पापा डिनर कर लेंगे, खाना खा लेंगे। उसी तरीके से एक्टर का जो काम है वो एक्शन और कट के बीच में जिंदा रहना है उस किरदार के साथ। उसके बाद जब वो घर आ गया, तब या तो वो अपने घर वालों के साथ रहे, या उस किरदार के बारे में सोचे, उसके ऊपर काम करे। लेकिन उस किरदार को बनाए रखने के लिए उसी को जीना, वो उसकी साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा खराब चीज है। आप ये चंद घंटों के लिए कर सकते हैं, 1 दिन के लिए कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि ये 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खराब है। उसका रीजन ये है कि फिर आप दूसरा किरदार कैसे जिएंगे, दूसरे किरदार की चीजों को कैसे समझेंगे। भले थिएटर हो, भले कैमरा हो, आपने बहुत सारे किरदार करने हैं ना एज एन एक्टर। तो उसी तरीके से इस मेथड को समझने का बस एक सिंपल सा रूल है। आपने जब वो काम करना है, तब आप उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब आपको काम पूरा हो गया, आपका दायित्व कंप्लीट हो गया, योर ड्यूटी, योर टास्क इज ओवर, देन यू हैव टू बी योरसेल्फ। पीयूष मिश्रा साहब कहते हैं कि वह सब बकवास बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि ही इज ऑल्सो ट्रेन्ड एक्टर, ही इज फ्रॉम NSD। अब उनसे ज्यादा कौन सीख सकता है? ऑब्वियस ही बात है, उनको भी हम उनको हर किरदार में पसंद करते हैं। वो अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, वो सिर्फ देख भी रहे हैं, तो वो उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी जो है स्क्रीन पे उतार देते हैं। तो वही वो इस तरीके के जो एक्टर्स होते हैं, वो एक्चुअल में ट्रुथ बताते हैं कि यार आपका काम है एक्टिंग समझना, उसको जीना, बट उस पल में जब उसकी जरूरत है, उस क्षण में जब उसकी जरूरत है, तब नहीं जब उसकी जरूरत नहीं है। तब आपको उसके आसपास का काम करना है। जैसे हमारा जब हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल में क्लास वर्क करते थे, और इसी तरीके से होमवर्क होता था। क्लास वर्क इज व्हाट यू आर देयर ऑन द स्टेज, what you are there in front of the camera. Homework is what you have to do to be present on the stage, to be present in front of the camera. So that in that sense, I think हमें सिर्फ ये चीज समझनी चाहिए कि यार एक एक्टर है, उसका क्लास वर्क ये है, उसका होमवर्क ये है। Method is just, it will help you to get out that characters आउट ऑफ फ्रॉम यू, कि भैया आपके अंदर से उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने के लिए इतना सक्षम आपको बना देगा कि यार आप, वो लगेगा ही नहीं कि आप वो एक्टर हो। जैसे हम बात करते हैं हैदर में शाहिद साहब के कैरेक्टर की, जब उन्होंने जो हैमलेट का जो था उसका एक अडेप्टेशन था हैदर, उस समय जब बात करते हैं तो हम शाहिद साहब को देखते हैं, अरे यार क्या इन्होंने कैरेक्टर किया है। बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो पागल बन के और उसी तरीके से घूमते रहे। नो, एंड शाहिद कपूर इज अ फैंटास्टिक एक्टर। उनकी रेंज बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त रेंज है। अगर हम पुराने एक्टर्स की बात करते हैं, या हॉलीवुड के एक्टर्स की बात करते हैं, डैनियल डे-लुइस की बात करते हैं, या मार्लिन ब्रांडो साहब की बात करते हैं, या पचिनो साहब की बात करते हैं, तो एक छोटा सा किस्सा है कि मार्लिन ब्रांडो साहब ने जब ऑडिशन दे रहे थे गॉडफादर के लिए, तो उन्होंने ना जो संतरा होता है, ऑरेंज के जो छिलके होते हैं, पील, उन्होंने ना अपने यहाँ पर जबड़े के अंदर यहाँ पे रख लिए थे जब वो ऑडिशन दे रहे थे। और जब वो रियल क्यों दे रहे थे, उनको लगा कि इस तरीके का इंसान है जिसकी एक पहचान है, जिसका एक ठहराव है, जिसका एक ईगो है, उसका जॉ कैसा होगा। उस ऑडिशन में उन्होंने वो ट्राई किया, और डायरेक्टर को जो फ्रांसिस फोर्ड कपोला साहब है, जो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है इसको हम ट्राई करते हैं। तो उन्होंने जब किया, तो आप ऑडिशन टेप में भी वो देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। और फिर बाद में जब वो एक्टिंग करते हैं तो अपनी जॉ को हैवी करके रखते हैं, नो दैट आई कैन नॉट डू। यहाँ से उनका जो है जॉ हैवी रहता है, इस वजह से उनकी एक ऐसी हस्की सी वॉइस निकलती है।
क्योंकि हमारा जो एयरवे है, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, तालु हो गया, जो एयरवे आ रहा है वो हर चीज के लिए इफेक्ट करता है। आपका सांस कैसे बाहर निकल रहा है, कौन कौन से पोर्शन से टच होके निकल रहा है, वो आपके शब्द की क्लैरिटी बताता है, वो आपके शब्द की स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करता है। तो ये सारे मेथड्स ही हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ब्रांडो साहब जो है वो सारी जिंदगी फिर ऐसे ही बोलने लगे, ओह इट्स ओके, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम यू। ऐसा नहीं है। या डैनियल डे लुइस साहब, कम फिल्में करी, जबरदस्त फिल्में करी, लेकिन उनके अपने मेथड बड़े खतरनाक होते थे। उन्होंने एक फिल्म है द लेफ्ट फुट, तो उसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार किया है जो व्हील चेयर के ऊपर है और जो वो निमोनिया ग्रस्त हो जाता है, तो उन्होंने उसके लिए वो फील्ड में जाने के लिए वो चीज़ की। लेकिन हर एक्टर, बड़ा से बड़ा एक्टर, ये चीज़ बाद में जो है इसको सरेंडर कर चुका है कि भाई आपने कुछ भी करना है, आपको बस उस टाइम उस इमोशन में जाना है एंड देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, दैट्स इट। तो किसी को भी मेथड एक्टिंग समझना है तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपका काम है उस इमोशन को पोर्ट्रे करना, उसको उस क्षण तक जीना जब उसकी रिक्वायरमेंट है या उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आप उसको जीते रहे, क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग आपकी बॉडी की, आपकी साइकोलॉजी की भी लिमिटेशंस हैं। जब आप उसको ओवर एग्जॉस्ट करते हैं तो आपको तकलीफ होगी, और फिर आप उस तकलीफ से कैसे जूझते हैं वो आपको देखना है, क्योंकि आपके पास दूसरे भी काम है। ऑफ कोर्स। एंड कुछ एक्टर्स होते हैं वो लोग एक से ज्यादा जगह काम कर रहे होते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सो इफ दे आर स्टक इन जस्ट वन कैरेक्टर देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्विच। हाल फिलहाल में मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक बहुत जबरदस्त एक्टर है जदीप अहलावत साहब जो है, तो जदीप भाई का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा था कि यार आप इस तरीके से जब आप 2 फिल्म अगर करते हो या 2 प्रोजेक्ट्स आप में करते हो, तो उन्होंने कहा वैसे तो करने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप करते हो तो आप फंस जाते हो। उसमें क्या होता है कि आप न्याय करने के चक्कर में आपके पास ना 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। एक तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको उसके साथ न्याय करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी ड्यूटी है कि उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है। अब मॉर्निंग में आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो मैकबेथ टाइप का, हैमलेट टाइप का है जिसने बदला लेना है, और इवनिंग में आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो सिर्फ घर पे पड़ा रहता है, बहुत ही लेजी है, उसको कोई काम ही नहीं करना। दोनों में वास्ट डिफरेंस है। एक में एंगर, रेज, अग्रेशन इतना ज्यादा होगा कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, और एक के अंदर लेजीनेस इतनी है कि वो उठ के अपने कमरे से बाहर जाके पानी का गिलास भी नहीं उठा रहा है। मॉर्निंग में आप 6 घंटे 7 घंटे ये कर रहे हैं, रात में 7 घंटे 6 घंटे इस चीज पे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उनको बैलेंस कर पाएंगे? क्योंकि एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाना, उसके लिए भी आपको समय चाहिए। जिस तरीके से हर चीज का एक निर्धारित समय है, आपको टाइम लगता है उस चीज में आने के लिए। तो वही जयदीप अहलावत साहब ने भी कहा कि पहली चीज तो एक करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एंड माइंडफुल ऑफ दिस थिंग कि यार आप इसको टैकल कैसे करेंगे। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीन प्ले? स्क्रीन प्ले, देखिए इंपॉर्टेंस से ज्यादा मैं ये कहूँगा इट इज द नेसेसिटी ऑफ अ फिल्म मेकिंग, राइट। रीजन बीइंग कि एक जो डायरेक्टर है ना, अभी हाल फिलहाल में ऐसी हमारी एक शो है तो उसी की रिहर्सल चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार एक डायरेक्टर जो होता है, हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम एक्टर, क्योंकि एक्टर भी जब एक्टिंग कर रहा है तो अपने आप को डायरेक्ट ही कर रहा है ना। कि यार एक काम करते हैं, जैसे 2 एक्टर बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो आप मुझे कुछ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मुझे कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन कुछ ना कुछ चल रहा है थॉट्स का, तो सिमिलर डायरेक्टर के अंदर भी चलता है। तो डिफरेंस कैसे है? तो बातों बातों में मुझे ये ख्याल आया कि डायरेक्टर जो होता है ना, ही हैज अ विजन, राइट। वो एक्टिंग के साथ साथ एक डिजाइनर भी है, वो डिजाइनिंग कर रहा है, और वो ये चीज देख रहा है कि दोस्त आप यहां से चले जाएंगे इधर, लेकिन उसके बाद मेरा जो ये सेक्शन है ये खाली हो जाएगा, तो मुझे उसको बैलेंस कैसे करना है। तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि एक जो एक्टर है उसको किस तरीके से अपनी एक्टिंग करनी है या किस तरीके से दूसरी चीजें करनी है, तो डायरेक्टर जो होता है वो यही चीज करता है, और यही वो सोचता है कि यार मैं अगर इस इंसान को यहाँ से खड़ा करके इधर ले जाऊंगा
या मैं कैमरा शॉट यहाँ से यहाँ पे हटा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, किस तरीके से डिफरेंस आएगा। तो डायरेक्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन हु टेल्स यू टू गो देयर, स्टैंड, डिलीवर अ डायलॉग एंड दैट्स इट। ही इज द पर्सन हु इज देयर टू बैलेंस थिंग्स आउट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टर, दैट इज द जॉब ऑफ डायरेक्टर। तो यही फर्क है कि किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, किस चीजें सम अप करते हैं। और एक्टर और डायरेक्टर का ये फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। इसी वजह से एक्टर उस इमोशन को जी रहा है, उस चीज को कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो पूरी पिक्चर को देख रहा है कि किस तरीके से इस इंसान के इमोशन को जीते हुए मैं ऑडियंस को विदाउट इससे डिस्कनेक्ट कराए दूसरी चीजों पे भी ध्यान दिलवा सकता हूँ। तो जब ये डायरेक्शन जो रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, अब ये जब डायरेक्टर उसको बता रहा है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो उस इंसान से मुखातिब है, उस एक्टर से मुखातिब है। लेकिन जो हमारा स्क्रीन प्ले है वो एक डायरेक्टर का विजन है जो कि कागज पर उतारा हुआ है और वो एक साथ लोग पढ़ रहे हैं। राइट, so that is the importance of screenplay, that is the necessity of screenplay, कि वो एक इंसान का विजन है जो कि somewhat 90% और let's say 95% अचीव कर सकते हैं, और 100% अचीव नहीं हो सकता। 90-95 भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्क्रीन पे लिख दें कि दैट द डोर वाज ओपन एंड देयर वाज अ लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर वर 3 glasses and there were a table which was dusted and there was a sofa, अब ये सब आपने लगा दिया, लेकिन उसका कलर, उस लाइट का डायरेक्शन, उस लाइट की इंटेंसिटी, ये सब जो है ये डायरेक्टर का थॉट होगा। और उसको यही चीज कन्वे करने के लिए एक डीओपी को सेम पेज पे रखना पड़ेगा। तो जस्ट टू कीप एवरीबडी इन द टीम ऑन द सेम पेज, एक स्क्रीन प्ले की रिक्वायरमेंट आती है, जिसके अंदर डायलॉग से पहले क्या हो रहा है, डायलॉग से बीच में क्या होगा, डायलॉग्स के बाद में क्या होगा, वो चीज मेंशन रहती है। और ये चीज कन्वे की जाती है कि दोस्त, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें हम सबको एज ए टीम, एज ए बटालियन, एज ए कोर टीम काम करना है। ऐसे नहीं कि आपका थॉट अलग जा रहा है, मेरा अलग जा रहा है। दैट इज व्हाई स्क्रीन प्ले इज रिक्वायर्ड, इट इज coordination and so everybody is on the same page, right? Gaurav, there are few directors जो लोग जब काम करते हैं एक्टर्स से, वो काफी अच्छा काम निकलवा लेते हैं, राइट? जो उन्होंने पहले शायद नहीं सोचा होगा कि हम लोग इस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस भी आ सकता है। तो वो डायरेक्टर्स का माइंडसेट और उनका प्रोसेस क्या होता है? सो बेसिकली अगर इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम कहें दीपांकर जी, तो एज सच देखा जाए तो वो कुछ अलग पढ़ते नहीं है, कुछ ऐसा अलग नहीं करते। जैसे कहते हैं ना कि यार हर क्लास में टीचर जो है वो सब बच्चों को पढ़ाता है। अगर 30 की स्ट्रेंथ की क्लास है तो वो टीचर जो है वो सब बच्चों को सेम ही चीज पढ़ा रहा है, सेम ही चैप्टर पढ़ा रहा है। इट्स जस्ट दैट उनके सोचने का तरीका जो है वो अलग है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो विजन है, दैट इज डिफरेंट। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी डायरेक्टर की बात करें, जैसे पुराने डायरेक्टर जो हैं, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब हैं या प्रकाश मेहरा हैं, या रीसेंट डायरेक्टर्स अपना सुभाष घई साहब हो गए, विद्यु विनोद चोपड़ा जी हो गए, या राजकुमार हिरानी जी हो गए, संजय लीला बंसाली, और वेरी रीसेंट संदीप रेड्डी वांगा। तो ये डायरेक्टर्स जो है ना, इनका विजन, इनका पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट कैसे होता है कि वो अलग अलग चीजें कर करके इस चीज तक पहुंचे होते हैं कि उनका विजन इस तरीके का बन जाता है। जैसे अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो विमल रॉय साहब जो थे, वो राइटर भी थे, वो एडिटर भी रहे हैं, और वो डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने फिल्म भी डायरेक्टर की, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्म उन्होंने डायरेक्ट करी हैं। और सिमिलरली राजकुमार हिरानी साहब की हम बात करें तो वो एज एन एडिटर ही स्टार्टेड वर्किंग, और विद्यु विनोद चोपड़ा जी के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो आपको एक विद्या को सीखने के लिए ना, उसके आसपास की जो चीजें हैं, अगर आपको वो पता होती हैं तो आप उस विद्या के अंदर और ज्यादा उत्तीर्ण हो सकते हैं, और ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं उसके अंदर। सो दिस इज द थिंग कि जो दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं
उनका काम क्यों इतना निखर के आता है, क्यों इतना निकल के आता है? क्योंकि उन्होंने दूसरी चीजें भी पढ़ी हैं, दूसरी चीजें भी सीखी हैं। तो जैसे हमारे अनुराग कश्यप साहब हैं, तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो थी वो लिखने से की थी। वो दिल्ली में थे, थिएटर करते थे, उसके बाद फिर वो मुंबई चले गए। तो वहां जाकर उन्होंने राम गोपाल वर्मा साहब के लिए लिखा, उन्होंने दूसरे डायरेक्टर्स के लिए लिखा। तो लिखने से उनकी शुरुआत थी। स्टोरीज तो वो पढ़ते ही थे, उसके बाद उन्होंने और विजन को डेवलप किया, फिर उन्होंने फिल्म बनाई, क्योंकि वो उस परिवेश में रहने लगे, उन चीजों को देखने लगे, उनको समझने लगे। तो किसी भी डायरेक्टर के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो कुछ क्रिएट करना चाहता है, एक ही मीडियम नहीं है। मैं डायरेक्टर हूं, मैं चेयर पे बैठूंगा, मैं एक्टर को बोलूंगा आप आइए 10 कदम चल के इसको थप्पड़ मारिए, और वो आपको घूर के देखेगा और वहां पे कैमरा जो है वो कट हो जाएगा। नहीं, दैट इज नॉट द सिचुएशन। एक डायरेक्टर को इसके अलहदा ये भी समझना पड़ेगा कि ये चीज मेरी एडिटिंग टेबल पे कैसे जुड़ेगी। अगर आप शॉट ले रहे हैं उस वक्त उस जगह पे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका अगला जो शॉट है, जब मैं एडिटिंग टेबल पे जाऊंगा, मैं उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, कैसे ज्वाइन करूंगा। इन सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब मैं लिखावट कर रहा हूँ, इस कैरेक्टर को मैं क्या रूपरेखा दे रहा हूँ, इस कैरेक्टर के लिए मैं किस तरीके की जिंदगी चूज कर रहा हूँ, क्यों, और वो जिंदगी किस एनवायरनमेंट के अंदर है, उसकी दुनिया कैसी है। जैसे सौरभ शुक्ला साहब जो हैं, वो इस चीज का बहुत ज्यादा बताते हैं कि जब राम गोपाल वर्मा साहब ने उनको अप्रोच किया था सत्या के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी सत्या जो है वो एक इस तरीके की लोगों की कहानी हो सकती है जो लोग आम जिंदगी के अंदर भी नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हैं, लेकिन काम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नॉर्मल इंसान का नहीं है। जैसे उन्होंने हमेशा वो 2 फिल्मों का एग्जांपल देते हैं, एक गॉडफादर जो अपने आप में एक बेंचमार्क है डॉन फिल्म्स का या अंडरवर्ल्ड फिल्म्स का, और एक है गुडफेलास। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये 2 फिल्मों का एग्जांपल देते हैं कि जब राम गोपाल वर्मा साहब ने उनको अप्रोच किया, तो उनसे बात करने के समय उन्होंने बोला कि सर ये 2 फिल्में हैं जिसकी तर्ज पर आपकी ये फिल्म जो है लिखी जा सकती है। इस स्टाइल के अंदर किस तरीके से वो दुनिया आप बनाएंगे वो चूज होगी। सिमिलरली वो डायरेक्टर को ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और जो डायरेक्टर ये सारी चीजें समझता है वो फिर आगे बिमल रॉय बन जाता है, ऋषिकेश मुखर्जी बन जाते हैं, या संजय लीला बंसाली बन जाते हैं, या संदीप रेड्डी वांगा बन जाते हैं, क्योंकि वो विजन उन्होंने उतना एक्सपैंड कर लिया, उन्होंने सोच लिया है। अब अगर हम एनिमल मूवी की बात करें, संदीप रेड्डी वांगा जी जो है, ही वाज अ स्क्रिप्ट राइटर, ही वाज अ स्क्रीन राइटर। तो उन्होंने उनकी पहली जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है अर्जुन रेड्डी, उसके लिए उन्होंने 2 साल लिए थे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, सिर्फ स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। उसके बाद ही अप्रोच द प्रोड्यूसर, ही अप्रोच विजयराज देवरकोंडा, एंड उसके बाद उन्होंने उस चीज को अंजाम दिया। तो इट इज नॉट समथिंग कि ओवरनाइट एक डायरेक्टर जो है वो बन जाता है, नहीं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीडियस राइटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीडियस डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, कि नहीं मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे करना है। उसके अलावा जब सेट पे आप जाते हैं बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। राजकुमार हिरानी साहब अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि जब दत्त साहब के साथ उन्होंने फिल्म कर दी, संजय दत्त साहब के साथ, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उनकी पहली डेब्यू फिल्म है, डायरेक्टोरियल फिल्म है, उसमें उन्होंने इस चीज को लेकर बड़े परेशान होते थे कि संजय दत्त साहब आए नहीं, राइट। वो कहते थे कि यार अभी हम शूट के लिए वेट कर रहे हैं और संजय दत्त साहब आए नहीं। बाद में ही फिगर आउट दिस थिंग कि यार अगर अभी नहीं आया ना, तो उनके बिना के कौन से सीन्स हैं वो निकाले थे जो इनके बिना हम शूट कर सकते हैं। तो ये भी एक डायरेक्टर का ही एक कैलिबर है, क्योंकि उसको ये भी देखना है कि भैया मेरा प्रोड्यूसर की जो घड़ी है वो चल रही है, क्योंकि पैसा तो लग रहा है ना हर चीज में, और घंटे तो 24 ही हैं, उसी में काम करना है, उन्हीं घंटों में काम करना है, उन्हीं घंटों में वो आउटपुट निकालना है जिसको लोग देखेंगे वाह क्या काम है। इसी वजह से एक डिफरेंस आता है। तो कोई भी इंसान अगर वो डायरेक्शन सीखना चाहता है तो उसको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। उसको लिखना सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि एक लिखावट क्या है, वो एनवायरनमेंट क्यों बना है। उसके अलावा उसको ये सीखना पड़ेगा स्क्रीन के लिए स्पेसिफिकली कि मेरी एडिट के ऊपर ये किस तरीके से जुड़ेगी, इसके पीछे म्यूजिक क्या आएगा। जब वो शॉट चल रहा है उस वक्त उस शॉट को देखते हुए उसको ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे यहाँ पर ना ये म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक उसके दिमाग में होना चाहिए। भले उससे मिलता जुलता कुछ 70-75% मिलता जुलता म्यूजिक जो है वो कंपोजर से बनवाएगा, लेकिन उस वक्त म्यूजिक उसके दिमाग में होगा ताकि वो समझेगा कि हाँ ये चल रहा है, अभी डायलॉग बोल रहा है, आया 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 आया, कट, यहाँ पे दूसरा शॉट लगेगा, उसके बाद वो सामने देखेगा एंड कट, उसके बाद हम चले जाएंगे टाइम लैप्स में।
ये सब उस वक्त शूट के टाइम पे चलना होना चाहिए, ताकि जब वो एडिटिंग टेबल पे जाए तो उस चीज को सार्थक कर पाए। और यही मुझे लगता है कि ये सारे डायरेक्टर जो हैं इसी चीज को समझते हैं और इसी चीज के ऊपर अपना होमवर्क करते हैं, और फिर जाके वो इस चीज को एक मुकम्मल शक्ल दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम आज इस क्वेश्चन पे पहुंचे हैं कि क्या ऐसा है जो ये डायरेक्टर्स अलग करते हैं। तो प्रिपरेशन का टाइम काफी रहता है, एंड देन यू एग्जीक्यूट व्हाट यू एग्जीक्यूट, राइट?